चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ठीक है, आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत संप्रेषण कम्युनिकेशंस इसके बारे में पढ़े ज़रूर होंगे। कम्युनिकेशन यानी संचार स्थापित करना। जब भी आप क्लास में जाते हैं एक एज ए शिक्षक, तो आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट में क्या क्या होना चाहिए, तो आपका साउंड जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, मतलब एक ना ही खूब ज़्यादा लाउड ना ही खूब धीमा, स्पष्ट होना चाहिए। जो आप हाव भाव दे रहे हैं वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो संप्रेषण का मतलब ही होता है जब कोई भी शिक्षक है अपनी भावनाएं जो वो बच्चों में पहुंचाना चाहता है, तो वो अपनी भाषा के माध्यम से, अपने गेस्चर पोस्चर के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाता है। तो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है संप्रेषण टीचिंग का। यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए जाते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। एक अच्छे टीचर का गुण होना चाहिए कि वह जो बोले, वह जो गेस्चर दे, जो पोस्चर दे, जो वो बच्चों को समझाना चाह रहा है वो बच्चे इजीली समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया संप्रेषण का महत्वपूर्ण योगदान है या स्थान है। शिक्षक अपने विचार या जो मंतव्य है छात्रों तक पहुँचाते हैं, तो उसमें वो संप्रेषण के माध्यमों का सहारा लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया इससे प्रभावित होती है, और अगर सही से संप्रेषण नहीं होता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी जरूर पड़ेंगे। ठीक है, प्राचीन काल में संप्रेषण के तकनीक का अभाव था। अभी क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, जिस कारण से संप्रेषण के विभिन्न साधनों की खोज कर ली गई है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, अभी आप घर बैठे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक संप्रेषण का ही एक तकनीक है। ठीक है, यानी आकाश पाताल, भूलोक, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान अब क्या हो रहा है। क्योंकि हम अभी आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप सीधे सुन पा रहे हैं हमारी बातों को, तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि शब्द मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन आप तक पहुँचने में जो है आकाश पाताल भूलोक सब जगह से साउंड का जो है आप तक फ्रीक्वेंसी जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन का ही, संप्रेषण का ही तकनीक है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको अपना विजुअल जो भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको जो साउंड बोल रहा हूँ वो आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से संप्रेषण कम्युनिकेशन का ही एक साधन हुआ। तो वर्तमान में जो आपका संप्रेषण है वो उपग्रह केंद्रित हो चुका है, और उसमें आप रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स आदि कह सकते हैं कि ये संप्रेषण के कम्युनिकेशन के माध्यम वर्तमान में अवेलेबल है। ठीक है, तो पूछ सकता है इनमें से कौन से माध्यम संप्रेषण के नहीं हैं, या संप्रेषण के माध्यम कौन से हैं। इस तरीक़ा से क्वेश्चन आपको क्रिएट किया जा सकता है। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीक़ा से जो है संप्रेषण को समझाने का प्रयास किया है। एमरी, ऑल्ट तथा एत्री के मतानुसार सिंपली डिफाइंड कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशंस एंड एटीट्यूड। यानी एक प्रकार से कम्युनिकेशन क्या है, एक कला है। किसका, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार का, आइडिया यानी विचार का, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का, एटीट्यूड यानी आपका अनुभूति। ठीक है, तो आइडिया, इंफॉर्मेशन और एटीट्यूड का एक जगह से दूसरे जगह यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो आदान प्रदान होता है वही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संप्रेषण के कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, संप्रेषण के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। एक तो शाब्दिक, जब आप शब्द बोलते हैं या लिखते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको तो मौखिक रूप से शब्द बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कई बार मैं यहाँ पे अगर गेस्चर पोस्चर भी कर रहा हूँ, कुछ भी आपको अगर मैं अपने हाथ से समझाने, तो वो आप अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे हैं, तो वो अशाब्दिक हो जाता है। जब कोई आंख से इशारा करे, कोई आपको छू के
समझाने का प्रयास करे, आंख से संकेत दे, या किसी प्रकार का साउंड जो शब्द नहीं है, ठीक है। जैसे जानवर है, जानवर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो कम्युनिकेट शब्द में नहीं करते हैं, वो अपनी भाषा के माध्यम से, अपने आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते। पक्षी है, वो अपनी आवाज़ में अपने साथी को बुलाती है, और वो खुद कोई भी वॉइस जो उनको समझ में आता होगा वो अपना वाणी निकाल करके संप्रेषित करती है। तो यानी जानवर भी संप्रेषण करते हैं, केवल मानव ही नहीं बल्कि जीव जगत के सभी जीव संप्रेषण करते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे संप्रेषण के प्रकार अगर पूछा जाए तो मेन रूप से संप्रेषण यहाँ पे क्या है कि दो भाग में बांटा गया, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक के अंतर्गत जैसे अभी मैं आपको वार्ता कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, भाषण, कहानी, प्रश्नोत्तर, मौखिक बोलकर, ये सब जो क्रियाएं होंगी वो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, तो वो एक प्रकार से आपका शाब्दिक हो गया। दूसरा शाब्दिक में लिखित होता है, जब आपको मैं ये जो पढ़ के सुना रहा हूँ अभी ये क्या लिखित है, तो ये भी संप्रेषण कर रहा हूँ, मैं आपको सूचनाएं जो है आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो ये भी आपका संप्रेषण का ही तकनीक है, मौखिक और लिखित। और शाब्दिक के तहत वाणी या आवाज़, कुछ भी भाषा में निकाल दूँ, ठीक है। तो जानवर कई तरह के भाषा निकालते हैं जिसको हम लोग आप लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जानवर एक दूसरे के समझ जाते हैं, या आप ही एक दूसरे को, जो भी आपके साथी हैं उसको बता दिए कि मैं ये बोलूँगा तो इसका मतलब ये होगा, तो वो कुछ भी वॉइस को वो समझ लेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वाणी होता है, आवाज़ होता है, वो भी संप्रेषण का माध्यम होता है। जैसे बच्चा है, बच्चा को भूख लगता है तो बच्चा को बोलने नहीं आता, भाषा नहीं आता है उसको, वो नहीं बोलेगा कि मम्मी मुझे खाना दो, क्योंकि उसको बोलने नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। तो बच्चों के लिए उस समय रोना क्या है, एक प्रकार से संप्रेषण ही हुआ। वो अपनी माँ को जगाना चाह रहा है, या सोई है या कहीं है, आओ मुझे भूख लगा, मुझे खाना दो, इसलिए वो क्या रोने लगता है। उसके पास संप्रेषण का एक ही अच्छा माध्यम है, रोना शुरू। कुछ भी तकलीफ हुआ, कुछ भी नीड है, रोना शुरू बच्चा, ठीक है। अब उसकी माँ होती है समझदार, वो बूझ जाती है कि बच्चे को भूख लगा होगा इसलिए रो रहा है, या फिर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, या बच्चे को कोई तरह का समस्या है, तो वो भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि शाब्दिक, जिसके पास शब्द का ज्ञान हो वही कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो ये संप्रेषण में आप लोग अच्छे से समझिएगा, संप्रेषण अपने आप में एक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद संप्रेषण तकनीक का शिक्षा में क्या प्रयोग है, तो अभी का समय ही संप्रेषण का समय है। बिना संप्रेषण किए, कम्युनिकेट किए आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा ही नहीं सकते हैं। बच्चों के लिए क्या है कि तरह तरह के संप्रेषण की विधियां भी हैं अभी, जो कि शिक्षक के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपका संप्रेषण प्रभावी हो, ठीक है। और आजकल का शिक्षा क्या हो रहा है, बाल केंद्रित हो रहा है। तो बाल केंद्रित पहले क्या था कि शिक्षक केंद्रित था, तो शिक्षक जो भी अपना क्लास में आए, लेक्चर दिए, सुनाए, बच्चा सुन करके अपना जो भी है तैयार हो गया, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि अभी बाल केंद्रित शिक्षा है, तो इसमें क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। बाल केंद्रित यानी शिक्षक बच्चों से समय समय पे पूछता रहेगा, बच्चे भी शिक्षक से पूछते रहेंगे, यानी दोनों शिक्षक और बच्चे इसमें दोनों सक्रिय होते हैं। तो इस स्थिति में जो टू वे कम्युनिकेशन है, इसमें जो आपका संप्रेषण का महत्व और भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो शिक्षक और छात्र दोनों के सक्रिय होने के कारण विचारों का परस्पर आदान प्रदान होता है। आजकल कक्षा कक्ष में छात्रों के बीच वांछित तथ्यों का संप्रेषण शिक्षक के अनुपस्थिति में भी किया जा रहा है। अब देखिए, कई जगह टीचर नहीं भी है, लेकिन ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप लोग स्कूल में देखते होंगे, पेन ड्राइव रहता है, डिजिटल बोर्ड रहता है, या बराबर टीवी स्क्रीन लगा रहता है, उसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को, वो खुद नहीं भी हैं तो वो अपना टीवी चला दिए, रिकॉर्डेड वीडियो अपना चला दिए, बच्चे पढ़ रहे, देख रहे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा, बहुत सारे लोग अभी नहीं जुड़े, बाद में देखेंगे, तो ऑलरेडी क्या हुआ कि मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो रिकॉर्डेड सेशन वीडियो, वो भी एक प्रकार से क्या है, संप्रेषण ही है, ठीक है। तो ये आपका संप्रेषण के बारे में आप समझ गए होंगे कि संप्रेषण है क्या।
यानी अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने जो भावनाएं हैं, अपनी जो वो नॉलेज पहुंचाना चाह रहा है दूसरे व्यक्ति तक, वो पहुंचाता है, उसी को हम लोग संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्रभावी संप्रेषण कैसे संभव होगा। तो सबसे पहले देखिए जो संप्रेषण करता है शिक्षक, उसका दायित्व है कि वो जो भी बोले, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं, तो वो एक प्रकार से क्या है, सही उच्चारण का प्रयोग करना। गलत उच्चारण बोलेगा कोई भी शिक्षक तो बच्चे उससे आकृष्ट नहीं होंगे, बच्चे जो है उसके टीचर के प्रति जो है उस समय जो है क्लास में कॉन्शस नहीं होंगे। ठीक है, तो स्पष्ट और उच्चारण सही जब शिक्षक बोलेगा तभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे उस बातों को। तो एक शिक्षक का आवाज़ बुलंद और साथ साथ एक उच्चारण और स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छे शिक्षक का ये संप्रेषण में जो है महत्व होता है, उसको प्रभावी बनाने के लिए ये गुण होना चाहिए। उसके बाद जब भी शिक्षक और छात्र के बीच जब संप्रेषण हो रहा है तो उस समय आई कांटेक्ट होना चाहिए, बच्चे और शिक्षक के बीच में आई कांटेक्ट बने रहना चाहिए। आवाज़ में कठोरता नहीं होनी चाहिए, लोच और मधुरता होनी चाहिए, यानी शिक्षक बच्चों को समझाने के दौरान इस भाषा का प्रयोग करे जिससे कि बच्चे जो है मधुरता बस, यानी उनको भी कर्ण प्रिय हो। ऐसा नहीं कि रूड बोली बोल रहे शिक्षक, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा शिक्षक के बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, नहीं सुनते हैं, या उनको बुरा लगता है, तो उस स्थिति में भी संप्रेषण सही से नहीं होता है दोनों के बीच में। तो मधुरता भी होनी चाहिए साउंड में। उसके बाद जो ब्लैक बोर्ड है उस पर स्पष्ट और मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए शिक्षकों को। ये नहीं कि छोटा लिख रहे हैं या स्पष्ट नहीं लिख रहे तो भी दिक्कत है, आपको स्पष्ट एवं मोटे अक्षर में लिखना पड़ेगा। छात्राओं के भावनाओं को कद्र होनी चाहिए। जो छात्र आपके साथ बैठे हैं उनको क्या चीज़ पसंद है, किस तरह की भाषा या किस तरह के टॉपिक, तो उन भावनाओं को कद्र करते हुए आपको किसी भी चीज़ को बोलना है। जैसे कोई धार्मिक मुद्दा है तो ये नहीं कि हम मान के चले हिंदू हैं तो इस्लाम धर्म के बारे में गलत बोल रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सभी धर्म, सभी लोगों के भावनाओं को, छात्र में सभी जाति धर्म के लोग हैं, सबकी भावनाओं को कद्र करते हुए आपको बोलना पड़ेगा। छात्र को प्यार, प्रशंसा और प्रोत्साहन, यानी आप छात्रों के साथ छात्रों को प्यार भी देना होगा, प्रशंसा भी उसकी करनी होगी और प्रोत्साहन भी करना होगा। कभी भी उसको जो है नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना है एक अच्छे शिक्षक को। ये सब गुण होना चाहिए और ये सब प्रभावी संप्रेषण का गुण है। शिक्षक द्वारा दिया गया निर्देश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप बच्चों को कोई निर्देश देते हैं तो वो स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार पारदर्शी होना चाहिए, यानी जो आप व्यवहार करते हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चों के साथ बेहतर व्यवहार कर रहे और कुछ बच्चों के साथ जो है व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ये भी प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या होता है कि खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब गुण होना चाहिए। इसमें पूछेगा इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस तरीक़ा से आपके संप्रेषण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। आगे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, पहले मैं थ्योरी आपको समझा दूं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आप लोग जो भी हैं, जो भी HM के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी ये सब चीज़ के बारे में जानकारी है और वो टीचर ऑलरेडी हैं, 8 साल से पढ़ा रहे होंगे तभी वो HM के लिए बैठ रहे हैं, तो उनको ये सब मुझे नहीं लगता है कि समझाने की आवश्यकता है। लेकिन कई लोग परेशान हो जाते हैं, है कुछ नहीं, लेकिन उनको डर भय बना रहता है। तो एक भाषा है संप्रेषण, बस समझ जाइए कि शिक्षक को एक विद्यार्थी को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए बेहतर तरीक़ा से, जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ विकसित हो और बच्चा आसानी से समझ जाए। बस वही संप्रेषण है, याद रखिएगा आप लोग। एक सिंगल लाइन में आपको हमने बता दिया। अब देखिए कुछ दायित्व छात्रों का भी बनता है। शिक्षक के साथ शालीन व्यवहार करना चाहिए, कभी भी शिक्षक को अनादरपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शालीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षकों से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक के निर्देशों को विधिवत पालन करना चाहिए। ठीक है, जो वो निर्देश देते हैं उनकी बातों को मानना चाहिए। अब देखिए संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं हैं वर्तमान समय में।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बाधा है संदेश के स्वरूप संबंधी बाधाएं। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया की मुख्य बाधाएं संदेश का स्वरूप है, जो आप संदेश देना चाह रहे हैं। संदेश प्रायः स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए और सुगम होना चाहिए। जो बच्चों को आप शिक्षा देना चाह रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, आप क्या सिखाने वाले हैं, और वो जटिल प्रक्रिया द्वारा नहीं हो और वो आसान हो, और छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से छात्रों के समक्ष आप संप्रेषण करें। ये नहीं कि लगातार जो है 10-20 शब्द का मतलब एक लाइन आप बोल रहे हैं, तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आएगा। आप छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बच्चों को प्रस्तुत करें, समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो संदेश का जो स्वरूप है वो आपका स्पष्ट, छोटा और सुगम होना चाहिए, ये याद रखना है। उसके बाद प्राप्तकर्ता संबंधी बाधाएं, जो जिसको आप संप्रेषित कर रहे हैं, जिसको सूचना दे रहे हैं, उसके रुचि का आपको ख्याल रखना होगा। मान के चलिए हम किसी को सिखाने वाले वैसे चीज़ को सिखाएं जो बच्चा सीखना चाहता। अब मान के चलिए कोई बच्चा है, मैथ उसको आ रहा है, ठीक है, वो 5 क्लास का बच्चा है। अगर हम उसको 3 क्लास के मैथ के टॉपिक को पढ़ाएंगे, अगर बच्चे को वो पहले से पता, जिससे उसको हम कहेंगे गुना करो, गुना सिखाएंगे, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसको पहले से ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में पता है। तो बच्चा जो छात्र है उसके रुचि को आपको ध्यान देना होगा कि बच्चा को क्या चीज़ में रुचि होगा। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो क्या बच्चा उसमें रुचि ले रहा है, उसके रुचि का है, या वो बच्चा पहले से उसके बारे में जानकारी नहीं रखा है। तो रुचिकर जब हम उसको बताएंगे उसके रुचि के हिसाब से, तो बच्चा आसानी से उसको ग्रहण करेगा। अगर हम उसके रुचि के खिलाफ जाएंगे, जो चीज़ उसको नहीं पढ़ाना है वो चीज़ पढ़ाएंगे, तो बच्चा वो, अब मान के चलिए हम चले गए 5 क्लास में और उसको हम वहाँ पे जो है साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाने लगे, तो क्या लगता है बच्चा उसमें रुचि लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, तो ये भी बात है। संप्रेषण का माध्यम, आपका जो जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं वो आसान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो माध्यम में बच्चा समझ सके। अगर इंग्लिश माध्यम का बच्चा इंग्लिश में समझ रहा है तो आपको इंग्लिश में उसको बताना है, हिंदी वाला है तो हिंदी में पढ़ाना है। अगर हिंदी वाले को अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगा। तो माध्यम संबंधी बाधाएं होती है तो वो दूर होना चाहिए। उसके बाद परिवेश जो है, अगर मान के चलिए हम यहाँ आपको संप्रेषित करने बैठे और बगल में यहाँ डीजे आके बजना शुरू हो जाए, तो क्या लगता है कि आप संप्रेषित हो पाएंगे? हमारी भाषाओं को, हमारी बातों को आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए कि एक उपयुक्त परिवेश होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब बाधाओं को दूर करना है संप्रेषण में। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेटर यानी संप्रेषण की प्रक्रिया, संचारक का योग्यता, व्यक्तित्व और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि। देखिए, जो भी कम्युनिकेटर है, जैसे मैं हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक अपना व्यक्तित्व है, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, मेरे अंदर जो क्वालिटी होगा तभी मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, कम्युनिकेट कर पाऊँगा। अगर मान के चलिए मुझे बोलने नहीं आ रहा है, मुझे लिखने नहीं आ रहा, और मैं आपके बीच में आ जाऊं और पढ़ाने लगूं, तो क्या लगता है कि आप पढ़ेंगे? आप नहीं पढ़ेंगे, आप वहां से उठ के चले जाएंगे। तो संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान जो संचारक है, कम्युनिकेटर है, वो भी योग्य होना चाहिए, व्यक्तित्व उसका बेहतर होना चाहिए और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी जो है, यहाँ पे देखिए सामाजिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य है कि समाज में उसकी, अब मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है गंजेरी भंगेरी है, वो आपको आके ज्ञान देने लगे, तो क्या आप ज्ञान लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि दयनीय है, उसकी बेहतर नहीं है, वो व्यक्ति जो है विचारवान नहीं है, सही नहीं है, व्यक्तित्व सही नहीं है, तो उस स्थिति में भी दिक्कतें आती है। तो संचारक जिस सूचनाओं और तथ्यों को संप्रेषित करता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी मौलिकता से लोग आकर्षित होते हैं। देखिए, नेता सभी आते भाषण करने, लेकिन सभी नेता के भाषण पे लोग आकर्षित नहीं होते, सभी के व्यक्तित्व पे लोग आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे वही है कि संचारक से भी संबंधित उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी प्रस्तुति करनी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक प्रस्तुत करने का एक शैली है,
मैं आपको सामने में दिखा रहा हूँ और मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपके फ्रंट पे नहीं भी हूँ, बैक साइड से भी आपको साउंड दे रहा हूँ, तो भी आप समझ रहे हैं। डिजिटल बोर्ड पे जब मैं आऊँगा तो मैं आपके सामने में आके पढ़ाता हूँ, तो उस समय भी हमारे पढ़ाने की शैली होगी, जो आप लोग को अनुभव होगा कि सर की शैली पढ़ाने का शैली सही है या गलत है। तो ये भी कम्युनिकेटर का एक अच्छा कम्युनिकेटर के पास जो है अगर बेहतर प्रस्तुतिकरण है तो लोग उससे आकर्षित होते हैं और वो अच्छा कम्युनिकेट करता है, अच्छा जो है संप्रेषण देता है, अपनी जो नॉलेज है वो दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, तो कुल मिला के संप्रेषण यही है, उसकी विशेषताएं हैं, उसकी बाधाएं हैं। यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चूँकि एक क्लास ले लिया हूँ तो हो सकता है कि ये HM के लिए हो रहा है क्लास। ठीक है, और जो लोग सुन रहे हैं तो खराबी तो करेगा नहीं, भविष्य का ही चीज़ है, कभी ना कभी काम आ जाएगा। आप भी 8 साल बाद जब HM के लिए बैठेंगे, एक्सपीरियंस होगा, तो उस समय आप जो है इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक महत्वपूर्ण पढ़ा रहा हूँ, वो है मूल्यांकन। बहुत बार आपने मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन देखा होगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक होता है परीक्षा, ठीक है, एग्जाम, और एक होता है मूल्यांकन। परीक्षा क्या होता है? अर्धवार्षिक हो सकता है, त्रिमासिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, और उसमें आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, कितना अंक आया या ग्रेड आया। उससे आपका क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है, ज्ञान है उस विषय के बारे में, वो प्रदर्शित होता है। तो परीक्षा का तो आप सिंपल सी आप देते आ रहे हैं, हर एक जो भी ईयर में कई बार परीक्षाओं से आप गुजरते होंगे, परीक्षा देते हैं, उससे आपका केवल क्या पता चलता है कि आपको नॉलेज कितना है, विषय का ज्ञान कितना है। लेकिन जब मूल्यांकन होता है तो ये व्यापक स्तर पे होता है। एक विद्यार्थी का मूल्यांकन अगर किया जाएगा तो उसके हर एक हाव भाव को भी उसको देखना होता है, केवल वो अंक कितना लाया वही नहीं देखना होता है, बल्कि वो और भी कार्य कौशल में, ठीक है, किस प्रकार से वो पार्टिसिपेट करता है, वो किस प्रकार से विद्यालय में बिहेव करता है, गुरु के प्रति उसका क्या जो है भाव है, गुरु को आदर करता है कि नहीं करता है, सही ढंग से अपने माता पिता की जो है बातों को मानता है कि नहीं मानता है। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि ओवरऑल एक छात्र के, जैसे अगर हमको एक छात्र का मूल्यांकन करना है तो उसके हर एक पहलू को देखना पड़ता है। उसके बुद्धि, कोई जरूरी नहीं कि अगर मान चले किसी को 50 नंबर आया तो क्या आप कह सकते हैं कि 50 नंबर आया तो ये बेहतर है, या किसी को 80 नंबर आया तो आप बता सकते हैं कि ये बेहतर स्टूडेंट होगा। हो सकता है कि क्लास में 99 नंबर लाने वाले मैक्सिमम लोग होंगे, 95 लाने वाले होंगे, और सबसे कम 80 वाला भी होगा। तो क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं? अगर कोई बोले कि इस विद्यार्थी को 80 नंबर आया है, तो क्या आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वह बेहतर स्टूडेंट होगा क्लास का? नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है कि 80 प्लस वाले ही सभी हों, और हो सकता है कि 80 से कम वाले भी हों। ठीक है, तो देखिए मूल्यांकन में क्या होगा कि कंपैरिजन करना होगा, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उसका कितना नंबर है, कितना प्रतिशत है, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उसकी क्या स्थिति है, तब जा करके वो मूल्यांकन कहलाएगा। उस बच्चे की क्या स्थिति है, बच्चा जो है उसका लेवल क्या है, उसके समझने की क्षमता कितनी है, एग्जाम हुआ, नंबर आए, उस आधार पे शिक्षक मूल्यांकन कर सकते हैं कि इसको और भी नॉलेज लेने की आवश्यकता है, इसको और भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो अंतर बस यही है। तो अभी हम लोग मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे और मूल्यांकन और परीक्षा में क्या अंतर है। ठीक है, मूल्यांकन और परीक्षा में क्या अंतर है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। हर एक बार यहाँ से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और आपका एग्जाम प्रोसेस से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, कई लोग क्या होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी लेके केवल बैठे रहते हैं। मैं बता दूं आपको, चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन 2-3 ही आएगा आपको। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो आपको इन्हीं सब टॉपिक से आएगा। तो ना ही टीचर को पता है क्या पढ़ाना है, ना ही जो है
स्टूडेंट को पता है क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आप इन सब तथ्यों को अच्छे से पढ़ के जाइए। है कुछ नहीं, 2-2 मिनट का टॉपिक है। आप देखते होंगे बहुत बड़ा भाषा लिखा हुआ है यहाँ पे, भाषा कुछ है ही नहीं। अभी हमने आपको संप्रेषण बताया, 3 पेज में कितना भाषा लिखा हुआ है। अगर 1-2 लाइन में समझाने का प्रयास किया जाए तब भी आप समझ सकते हैं संप्रेषण क्या है। यानी अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को दूसरे बच्चों तक पहुंचाना सही तरीके से, वही संप्रेषण है। यहाँ मूल्यांकन, मूल्यांकन हमने आपको बता ही दिया। ओवरऑल किसी भी स्टूडेंट का पूरा कंपैरिजन करते हुए व्यापक स्तर पे जब उसकी जांच होती है तब जा कर के वो मूल्यांकन कहलाता है। वही केवल परीक्षा दे कर के उसका जो है अंक दे देना वो परीक्षा कहलाता है। तो अभी दोनों में अंतर समझेंगे, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षा के आदान प्रदान की समस्त क्रियाओं में मूल्यांकन अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण की समस्त क्रियाएं अर्थहीन हैं। आपको कोई 1 साल पढ़ाया, आपने क्या सीखा, नहीं सीखा, कोई रिजल्ट अगर आपको निकला ही नहीं तो वो अर्थहीन हो जाएगा। यानी आपने बेकार में मेहनत की 1 साल। लेकिन जब उससे आप में ग्रोथ दिखेगा, बच्चों को लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, समझना आ गया, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, मूल्यांकन से स्पष्ट हो जाता है। शिक्षण के पश्चात उसकी सफलता को ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीक अपनाए जाते रहे हैं। तकनीक से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वही प्रतिफल या मूल्यांकन है। तो जो भी तरीका अपनाया जाता है कि किस प्रकार से बच्चों के बारे में पता चले कि बच्चों ने कितना पढ़ाई किया, कितना उसके पास ज्ञान अर्जित हुआ है, उसमें क्या बदलाव आया है, यही प्रक्रिया क्या है कि मूल्यांकन है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि उसकी छात्र की क्या उपलब्धि स्तर है, ठीक है, या उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा में अध्यापक द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, छात्रों की उपलब्धि स्तर क्या है, छात्र ने क्या क्या सीखा है, उनकी रुचि और व्यवहार में कहां तक परिवर्तन हुआ है, विभिन्न विषयों में उनकी रुचि कितनी है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है। तो इन सब तमाम जो फैक्ट है उसकी जानकारी हमको मूल्यांकन से प्राप्त होती है। यह सब मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। यह सब मिलकर जब आप किसी बच्चों के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसके शिक्षा उपलब्धि स्तर के बारे में जब पता कर लेते हैं तो यही सब क्या मूल्यांकन है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा अधिगम, जो लर्निंग, जो बच्चा सीखता है, परिस्थिति तथा सीखने के अनुभव के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों और प्रविधियों के उपदेवता की जांच होती है। यानी बच्चा कितना सीखा है, आपने जो विधि प्रयोग किया सिखाने के लिए वो कितना उत्तम था। केवल बच्चा सीखा किस विधि से वही नहीं, आपने जिस विधि से सिखाने का प्रयास किया वो कितना कारगर है, उसका भी जांच मूल्यांकन में हो जाता है, ठीक है। तो ये आप मूल्यांकन समझ गए, बस यही है। इसको और भी पढ़िएगा तो बस यही घुमा फिरा करके अर्थ निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में 3 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पहला, उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। यानी आपका कोई उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का, तो उसका उद्देश्य का सीमा कहाँ तक गया, मूल्यांकन में पता चलेगा। कक्षा में दिए जाने वाले अनुभव किस सीमा तक प्रभावोत्पादक रहे। यानी आप बच्चों को कक्षा में जो अनुभव दिए, जो आप सिखाए, उसका प्रभाव कितना पड़ा बच्चों पे। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है, ये सब की जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से ही शिक्षकों को प्राप्त होती है बच्चों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेन रूप से जो है शिक्षक के जो उपकरण होते हैं बहुत सारे होते हैं जिसके माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी उद्देश्य, सीखने का अनुभव और मूल्यांकन, ठीक है। तो मेन रूप से मूल्यांकन विभिन्न तरीका के माध्यम से बच्चों का किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम लेकर के भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है,
आप वाइवा भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, कई तरीका से बच्चों के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों को प्रभावशीलता को निश्चय करना कि कितना प्रभावशाली है आपका पाठ्यक्रम, छात्रों की योग्यता, कुशलता और कृत्य की रुचि में कितना सीमा तक उसने ग्रहण किया है, सफलता विफलता में क्या क्या कठिनाई निर्धारण हुई है, या कोई भी बच्चा सफल हुआ या विफल हुआ उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, तो उससे भी मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन से ये सब भी पता चल जाता है। उसके बाद है शिक्षक उद्देश्यों के चलन, उनका मूल्यांकन मापदंड से छात्रों को उचित शैक्षिक जो है व्यावसायिक निर्देश देना, शैक्षणिक उद्देश्यों को स्पष्ट करना, यानी बच्चों के बारे में, उसकी कुशलता के बारे में, उसकी प्रभावशीलता के बारे में, जो आप टीचिंग मेथडोलॉजी का प्रयोग किए हैं उसके बारे में, परीक्षा आपने जो लिया है अगर उसमें कुछ कमी है तो उसमें भी सुधार करने के बारे में, तो इन सब के बारे में जो है आपका मूल्यांकन से आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इस कारण से वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञ सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के नाम से पुकारते हैं, यानी एक बच्चे का जीवन में मूल्यांकन लगातार होते रहता है। ठीक है, मूल्यांकन खत्म नहीं होता है, मूल्यांकन आप हर एक पैमाने पे आप कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्या होता है? एग्ज़ाम देना आप क्या करते हैं? इंटर ग्रेजुएशन पीजी किए, बहुत होगा पीएचडी कर लिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देना बंद कर देंगे, लेकिन आपका मूल्यांकन कहीं ना कहीं सभी जगह आपका होते रहता है। मूल्यांकन द्वारा यह मालूम किया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। मूल्यांकन परीक्षण एक व्यापक पक्ष है, मापन तथा जांच दोनों समावेश है। इसमें क्या है कि आपका मापन भी होता है, आपका जांच भी होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया से यह भी निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी, यानी अगर आप परीक्षा दिए, ठीक है, तो आपकी क्वालिटी को देखा गया और मूल्यांकन के दौरान ये भी पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उसके लिए समुचित उपाय ढूंढना, जो भी पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उनका भी कार्य होता है, तो उसके हिसाब से फिर आपकी जो कमियां हैं वो मूल्यांकन में प्रतीत होती है, उसके हिसाब से उसको दूर किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन वर्णात्मक भी हो सकता है, साथ साथ संख्यात्मक भी हो सकते हैं। अंक के आधार पे, जैसे आपको 90 नंबर दे दिए, 90% आया, इसका मतलब है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये संख्यात्मक हो गया। अगर हम लिख दें वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, किसी को गुड लिख दिए, किसी को पुअर लिख दिए, तो कहने का अर्थ है कि ये भी आपका वर्णात्मक हो गया। कोई जरूरी नहीं संख्यात्मक ही हो, वर्णात्मक भी हो सकता है। कक्षा में छात्रों का उद्देश्य प्राप्ति के अनुसार उनका स्तरीकरण, रैंकिंग किया जा सकता है, रैंक दिया जा सकता है मूल्यांकन के आधार पे। ठीक है, मूल्यांकन छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। मूल्यांकन केवल आपके अंक से ही संबंधित नहीं है, आपके परीक्षा में कितने अंक आए उससे ही संबंधित नहीं है, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित। आपने क्या सीखा, आप में क्या क्या चेंजिंग आया, ठीक है, ये मूल्यांकन से निकल के आता है। तो कुल मिला के मूल्यांकन के बारे में आप समझ गए। अब बस समझिए मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर क्या है। ठीक है, मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत और व्यापक, क्योंकि इसमें हर एक आयाम पे आपका क्या होता है? जांच होता है। परीक्षा का क्षेत्र क्या होता है? सीमित और संकुचित होता है। परीक्षा सत्र में निश्चित अवधि के बाद आयोजित होता है, 6 महीना जैसे हो गया, वार्षिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, मासिक हो गया या साप्ताहिक हो गया। जबकि मूल्यांकन क्या होता है? निरंतर चलती रहती है, इसका कोई समय पीरियड नहीं होता है, ये आपका कंटिन्यू आपका सब दिन चलता रहेगा। मूल्यांकन द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व व्यवहार निर्धारण किया जाता है, जिससे व्यवहार के 3 पक्ष, ज्ञानात्मक, आपके अंदर कितने ज्ञान की वृद्धि हुई, भावात्मक, भाव कितना बढ़ा है, क्रियात्मक, आप कितने एक्टिव हैं, ये तीनों चीज़ का यहाँ पे जांच होता है। जबकि परीक्षा में क्या होता है? केवल शैक्षिक योग्यताओं और कुशलताओं की जानकारी होती है। इसीलिए तो आपको पता होगा, एक प्रशासक या अगर कोई प्रशासन में जाता है तो उसको 3 एग्जाम से गुजरना होता है, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा इंटरव्यू। ठीक है, कहिएगा वो भी तो ऑब्जेक्टिव लेकर के एग्ज़ाम जो है किसी को प्रशासक बना सकता है, तो क्या लगता है आपको? एक केवल ऑब्जेक्टिव बनाने वाला व्यक्ति के अंदर क्या वो गुण
डिस्क्राइब करने का हो सकता है, 10 लाइन बोलने का हो सकता है, किसी मुद्दे को समझ करके जो है निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है, नहीं हो सकती। अभी के डेट में अगर हम कहें कि अभी जितने शिक्षक आए हैं उसमें से 50 to 60% शिक्षक अयोग्य हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए नहीं होगा कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो बहुत कम मार्क्स पे पास करके आ गए, सही से उनको लिखने भी नहीं आ रहा है, सही से उनको लिखने नहीं आ रहा है। वो अगर एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें भी एक पेज एप्लीकेशन में कम से कम 20 जगह शुद्धि लिखते हैं, या लिखने नहीं आ रहा है, 10 लाइन उनको बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देके पास करके पहुंच गए। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हुआ कि आपका केवल क्या हुआ, शैक्षिक योग्यता जांच हो गया, लेकिन आपकी कुशलता, आपके बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो व्यक्तित्व है वो आपका जांच ही नहीं हुआ। तो उस समय बेहतर शिक्षक का चुनाव नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा में वही होगा, अगर केवल शैक्षिक योग्यता की जांच करनी होगी तो एक परीक्षा ऑब्जेक्टिव काफ़ी है, लेकिन जब उसके हर एक पहलू को जांचना होगा तो विभिन्न तरीके का वहाँ पे मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू या अन्य भी ग्रुप डिस्कशन भी बहुत जगह होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके हर एक क्वालिटी का वहाँ पे जांच होता है। तो वही चीज़ है यहाँ मूल्यांकन में। परीक्षा मूल्यांकन की अपेक्षा कम विश्वसनीय और वैध होती है। परीक्षा के बारे में क्या बोल रहा है कि मूल्यांकन से कम वैध है और कम विश्वसनीय है। अगर आप परीक्षा पास कर गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप योग्य ही होंगे, आप अयोग्य भी हो सकते हैं। ठीक है, परीक्षा इसका मापक है ही नहीं आपकी योग्यता का। अगर कोई व्यक्ति बोला कि बीपीएससी हम पास करके आ गए तो हम योग्य हैं, तो ऐसा कहना बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अयोग्य व्यक्ति भी परीक्षा पास करके आ सकते हैं। ठीक है, और आप देखते होंगे बहुत सारे व्यक्ति आ गए हैं, उसका विभिन्न तरीका से भी पास कर सकते हैं। क्वेश्चन आउट करा के भी बहुत लोग पास कर सकते हैं, बहुत लोग बहुत कम अंक ला करके भी पास कर गए सीट ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, तो योग्यता से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे समझने के लिए जो है आपको व्यापक स्तर पे सोचना होगा और मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर को समझना होगा। परीक्षा प्रायः लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक होते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के विभिन्न विधियां प्रविधियों का प्रयोग करके छात्र संबंध सूचनाएं एकत्रित की जाती है। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होते हैं। मूल्यांकन का उपयोग वर्गीकरण के साथ साथ शैक्षिक निदान, छात्रों का मार्गदर्शन, पूर्व कथन करने के लिए किया जाता है। परीक्षा का उपयोग वर्गीकरण, कक्षोन्नति के लिए किया जाता है। केवल कक्षा पास करने के लिए क्या है, कक्षा 8 से 9 में जाना है, चलो भाई एग्जाम दो, 1 से 2 में जाना है, एग्जाम दो। परीक्षा द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सिर्फ परिणात्मक होते हैं, परिणाम देता है परीक्षा, लेकिन गुणात्मक नहीं होता परीक्षा का परिणाम। जबकि मूल्यांकन जब होगा तो उसका गुणात्मकता भी वहाँ प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं परीक्षा और मूल्यांकन आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसे ये सब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। क्या क्या सोपान हैं वो देखिए। पहले है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा उद्देश्य है। उसके बाद अधिगम, अनुभव, जो लर्निंग, जो एक्सपीरियंस है वो है। उसके बाद है कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। ये 3 सोपान में होगा। ठीक है, शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है कि उद्देश्य पूर्व बालक, समाज, विषय वस्तु, प्रकृति, बालक की शैक्षिक स्तर पर ध्यान रखा जाना। उद्देश्यों का चयन कर उसे परिभाषित कर लेना चाहिए। मूल्यांकन प्रारंभ करने के पूर्व उसकी सारी प्रक्रिया निर्धारित कर उसे स्पष्ट कर लिया जाना चाहिए। मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क में यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बाल व्यवहार के किस परिवर्तन का मूल्यांकन किस सीमा तक करना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई भी मूल्यांकन करता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किस वर्ग का या किस लेवल के बच्चों का वह मूल्यांकन कर रहा है ये भी उसको ध्यान में, दिमाग में रखना होता है। ठीक है, उसके बाद है अधिगम अनुभव की योजना। अधिगम अनुभव से तात्पर्य है कि ऐसी परिस्थितियों के निर्माण से है
जिसके अंतर्गत छात्र वांछित क्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अधिगम अनुभव का चुनाव करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि परिस्थिति विशेष में अधिगम अनुभव के प्रति छात्रों में रुचि जागृत हो सके। यानी किस परिस्थिति में बच्चे हैं, किस क्लास में बच्चे हैं, उनके लिए कौन सा अधिगम बेहतर होगा, ये एक जो मूल्यांकन करता है उसको ये सब भी जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन से ही होता है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास करते हैं। बाल व्यवहार के ये 3 प्रमुख अंश है जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। तो मूल्यांकन में बच्चों का बाह्य व्यवहार क्या है, आंतरिक व्यवहार क्या है, स्कूल में कैसा व्यवहार करता है, ज्ञान या उसका भावात्मक जो है व्यवहार मतलब कितना है, ज्ञानात्मक स्थिति क्या है, एक्टिवनेस कितना है बच्चों के अंदर, तो हर एक चीज़ का यहाँ पर चेक हो जाता है। मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाले परीक्षण के गुण। देखिए मूल्यांकन का क्या है, गुण क्या होता है, वैधता, वैलिडिटी, ये वैध होगा। ठीक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या होगा, वैध होता है, इस पे विश्वसनीयता है, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी, यानी इसके माध्यम से बच्चों का जो प्रॉपर जो ऑब्जेक्टिव है वो आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, बिना भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के। आप देखते हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्यों होता है, जानते हैं? ऑब्जेक्टिव एग्जाम इसलिए होता है कि कोई भी मूल्यांकन करता, कोई भी टीचर बिना भेदभाव के, बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उसको एक वाजिब अंक दे सके जो उसके ज्ञान का अंक है। कॉपी में क्या होता है कि कोई बच्चा लिखता है, अगर शिक्षक उसके ज़्यादा नज़दीक है, बच्चे को ज़्यादा मानता है या बच्चा क्लास में अच्छा एक्टिव है तो उसको 1-2 नंबर वो ज़्यादा दे देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि सही होगा तो उसको नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। या मूड पे भी टीचर का डिपेंड करता है, कब कौन सा मूड है कॉपी चेक करने का। तो ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि वो भेदभाव नहीं कर सकता, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकता, वह किसी को ज़्यादा कम नहीं कर सकता। तो ये भी मूल्यांकन में दिखेगा। व्यापकता क्या, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसमें व्यापक स्तर पे जांच होता है, कॉम्प्रिहेंसिव के माध्यम से, कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से, लेखन शैली के माध्यम से। अगर एक बच्चे को, देखिए जब भी आपका बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं IAS IPS या जो भी UPSC का या BPSC का, प्रशासनिक सेवा का, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव भी लिखना होता है आपको। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी मानसिकता पता चल जाती है टीचर को, आप किस विचारधारा के हैं वो वहाँ पे जांच लेता है। तो इससे व्यापकता के बारे में भी पता चल जाता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक, क्या उसमें कमी है उसको दूर किया जा सकता है, व्यवहारिकता कितना है। उसके बाद विभेदीकरण और कठिनाई स्तर। ठीक है, तो ये सब सभी स्तर पे जो है मूल्यांकन से पता चल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे मूल्यांकन के बारे में दिया हुआ है कि प्रयुक्त होने वाले परीक्षण के क्या क्या गुण हैं। तो वैलिड है, वैधता पता चल जाता है, विश्वसनीयता है उसके जो तरीका है उसमें, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी भी है, व्यापकता भी है, निदानात्मक जो भी समस्या है उसको दूर करने की क्षमता भी है। तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि मूल्यांकन और परीक्षा में क्या अंतर होता है। तो ओवरऑल एक शब्द में हम बोल सकते हैं, मूल्यांकन किसी भी छात्र के जो है नॉलेज के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ भाव को और उसके क्रियात्मक एक्टिविटी सब का परीक्षण होता है, जबकि परीक्षा में केवल शैक्षणिक जो उसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, उसका केवल शैक्षणिक स्तर पता चलता है। बस 1 ही 2 लाइन में आपको ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट है। इसी पे आप जैसे भी घुमा के पूछे वो आपके जो सोचने की क्षमता पे इस तरह के प्रश्न डिपेंड करते हैं। संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या विशेषताएं हैं,
ये भी हमने आपको बता दिया। इसी तरीक़ा से 2-2, 3-3 टॉपिक करके अभी आज मैं 2 घंटे का लेता क्लास, लेकिन चूँकि उस समय इंटरनेट कनेक्शन ही प्रॉब्लम हो गया था जिस कारण से मैं नहीं ले सका। तो कोई बात नहीं है, अब लगातार आपको जो है 3 से 5 या जो भी टाइम मिलेगा मैं आपको ग्रुप में भेज करके कराता रहूँगा, और आप लोग जो है अच्छे से जो भी HM में बैठेंगे तो परेशान नहीं होना है। इन सब टॉपिकों को अच्छे से आप लोग समझिए और करके जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा देर में फिर 10 मिनट बाद मैं फिर आपका जो सामान्य TRE के जो पेपर है उसको करवाऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। फिलहाल 10 मिनट के लिए क्लास ऑफ होता है। चलिए।